बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर में से फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। Endocrine system is made up of glands that produce and secrete hormones and chemical substances to regulate the activities of cells or organs. Endocrine system एक ऐसा सिस्टम है जो कि ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है। ये प्रोड्यूस करता है और रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन्स को और डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को, ताकि सेल्स और ऑर्गन्स में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं या काम हो रहे हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। एंडोक्राइन सिस्टम के जो मेजर फंक्शंस हैं वो प्ले करता है ग्रोथ के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। सबसे पहले है ग्रोथ। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे ग्रोथ के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। हम हाइट वाइज और वेट वाइज जो बढ़ रहे होते हैं उसको जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को भी एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड के अंदर जब भी हम फूड लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, और वो ग्लूकोज क्यों होता है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को या अमाउंट को कंट्रोल करने वाला काम भी एंडोक्राइन सिस्टम ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज़। किडनी का काम है ब्लड को फ़िल्टर करना और उसके अंदर जो वेस्ट वगैरह होते हैं उनको यूरिन की फॉर्म में एक्सपेल आउट करना। अब यूरिन के अंदर वाटर भी होता है। अगर वाटर की अमाउंट ब्लड के अंदर कम है तो किडनी ये रोल परफॉर्म करता है कि उसको वेस्ट ना होने दे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हार्मोन्स। Endocrine system uses chemicals to communicate with its effectors. These chemicals produced and used by endocrine system are called hormones. Hormones क्या होते हैं? Endocrine system हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि केमिकल्स को यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए अपने अफेक्टर्स के साथ। अफेक्टर्स कौन सी चीज़ें होती हैं? अफेक्टर्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो भी किसी किस्म का रिस्पॉन्स या कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं और यूज़ किए जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम से, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन इज़ अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल दैट इज़ सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन की अब डेफिनेशन ये है कि एक ख़ास किस्म के मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मैसेज ले कर जाते हैं उन ऑर्गन्स की तरफ जिन्होंने कोई भी किस्म का अफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। ये एंडोक्राइन के ग्लैंड के अंदर सिंथेसाइज भी होते हैं, प्रोड्यूस भी होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही इन्हें सिक्रेट भी करते हैं। सिक्रेट मीन्स रिलीज़ करते हैं। ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर डक्टलेस एंड रिलीज देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस का मतलब इनकी कोई ट्यूब नहीं होती, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड होते हैं और अपनी हार्मोन्स को ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर या खून की नालियों के अंदर ही रिलीज़ कर देते हैं हार्मोन्स को। ब्लड उन्हीं हार्मोन्स को कैरी करके लेके जाता है टू द टारगेटेड ऑर्गन्स और टिश्यूज़। टारगेटेड ऑर्गन्स हमारे पास अफेक्टर्स हो सकते हैं, ऐसी ऑर्गन्स हो सकती हैं जिन्होंने वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है। वो टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं। हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, गोनेड्स, पेनक्रियास एंड एड्रीनल ग्लैंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। These hormones produced by the endocrine glands regulate। ये जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रही होती हैं ये कंट्रोल करती हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं
और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग करके दोबारा लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है। बॉडीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल हार्मोन्स ही करते हैं, चाहे वो फिज़िकल ग्रोथ हो या चाहे वो सेक्सुअल डेवलपमेंट हो। फिज़िकल ग्रोथ मींस कि हमारी बॉडी साइज़ में बढ़ रही है, वेट वाइज बढ़ रही है, हमारे हैंड्स, फीट, फिंगर्स, हेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डेवलपिंग। और सेक्सुअल डेवलपमेंट मींस कि हम सेक्सुअली भी जेंडर वाइज भी डेवलप हो रहे हैं, हमारे अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो रहे हैं जो हमारे सेक्स को या जेंडर को डिटरमिन करते हैं। इसके बाद है केमिकल प्रोसेसेस। जैसे कि बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि फूड डाइजेशन होती है, वहाँ पर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और वहाँ पर हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह और भी डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ब्लड के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि डिफरेंट इमोशंस से मुराद, आप एंग्री फील करते हैं, आप सैड फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं, या फिर आपको एंग्जाइटी फील होती है या डर फील होता है, ये सब हार्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि पी शेप्ड होता है, इसका जो साइज़ और शेप होती है वो मटर के दाने की जितनी होती है, और ये इसकी जो लोकेशन है ये अटैच्ड होता है टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। जैसे यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच्ड होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है। It produces many hormones that influence secretions of many glands of the endocrine system. अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि ये बहुत सी ऐसी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करती हैं। ऐसी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं जो कि दूसरे ग्लैंड्स को अफेक्ट करती हैं कि वो भी अपनी हार्मोन्स जो स्पेसिफिक उनकी हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करें या रिलीज़ करें। Some hormones produced by the pituitary gland directly act on various tissues of the body. और कुछ हार्मोन्स जो होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में से प्रोड्यूस होने वाली, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी टिश्यूज़ पर भी एक्ट करती हैं और उनके अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ 2 lobes. पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, इसके 2 lobes होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो इसका हिस्सा है वो एंटीरियर लोब है। जो सामने वाला हिस्सा नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब में से कौन सी हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं? दैट इज़ सोमैटोट्रोफिन एंड TSH। TSH मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका जो पोस्टीरियर लोब है, पीछे वाला हिस्सा है, ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। अब हम एक एक करके इनके लोब्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम एंटीरियर लोब को डिस्क्राइब करते हैं। एंटीरियर लोब प्रोड्यूसेस मैनी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सच एज सोमैटोट्रोफिन एंड TSH। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की प्रोडक्शन का काम होता है एंटीरियर लोब का, सच एज सोमैटोट्रोफिन एंड TSH। TSH जैसे मैंने पहले बताया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिगर में आप देख सकते हैं सोमैटोट्रोफिन रिस्पॉन्सिबल होता है 3 किस्म के प्रोसेसेस के लिए, डॉफिज्म, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली। इन टर्म्स को मैं अगली स्लाइड में डिस्क्राइब करूँगी।
और दूसरी है हमारे पास हार्मोन TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Anterior lobe of the pituitary gland affects the body growth and produces dwarfism or gigantism or acromegaly. अब इन टर्म्स को मैं डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले है dwarfism. If production of somatotrophin is diminished during growing age, the rate of growth decreases. This condition is called dwarfism. डॉर्फिज्म क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि अगर सोमेटोट्रोफिन ग्रोइंग एज में कम हो जाए, सोमेटोट्रोफिन की प्रोडक्शन जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है उस वक्त इसकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, ये कम हो जाती है और उसका कद और उसका वेट कम हो जाता है। इसको कहते हैं डॉर्फिज्म। नेक्स्ट है जाइजेंटिज्म। If the production of somatotrophin excessively increases during growing age, the rate of growth increases and the persons become very tall and overweight. This condition is called gigantism. अगर सोमेटोट्रोफिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा होता है और उस वक्त सोमेटोट्रोफिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाए या प्रोड्यूस होने लग जाए, तो जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा और बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाता है और इस कंडीशन को हम जाइजेंटिज्म कहते हैं। नॉर्मल से उसका कद भी ज़्यादा होता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एक्रोमेगैली। If the production of somatotrophin excessively increases after growing age, the internal organs and body extremities grow larger. Such persons have larger hands, feet and jawbones. This condition is called acromegaly. अगर सोमेटोट्रोफिन की प्रोडक्शन ग्रोइंग एज के बाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, उसके बाद किडनीज़ हो गई, लंग्स हो गए या डिफरेंट बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ जैसे कि हमारे शोल्डर्स हो गए, हिप्स हो गई और उसके बाद फीट, हैंड्स, ये सब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं। ठीक है। और एक्रोमेगैली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हैंड्स, फीट और जॉ बोन्स बहुत बड़ी हो जाती हैं, मोर देन नॉर्मल, और इस कंडीशन को एक्रोमेगैली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एंड स्टोर्स 2 हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस भी करता है और स्टोर भी करता है 2 हार्मोन्स। वन इज़ ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड इज़ वेजोप्रेसिन, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH भी कहते हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे वेजोप्रेसिन को। वेजोप्रेसिन का काम क्या है? वेजोप्रेसिन कंट्रोल करता है रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो कि किडनी के अंदर मौजूद होते हैं और किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर आउट करना और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से बचाना। तो वेजोप्रेसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फ्रॉम नेफ्रॉन्स, ताकि वाटर लॉस ना हो in the form of urine. Excessive loss of water from the body in the form of urine is called diabetes insipidus. एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिससे जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो बॉडी से एक्सेसिवली रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इट मीन्स कि वाटर वेस्ट हो रहा है और बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम रह गई है, और इस डिज़ीज़ या इस जो हमारे पास कंडीशन होती है उसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। सेकेंड हार्मोन जो है हमारे पास वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मेजरली फंक्शन करता है यूटीरस वॉल्स पर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो ये यूटीरस वॉल्स को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करवाता है एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट फॉर The thyroid gland is located in the neck region below the larynx. The thyroid gland produces 2 types of hormones. Thyroid gland located होता है या मौजूद होता है हमारे neck region के अंदर। larynx एक voice box होता है, उसके नीचे हमारे thyroid gland मौजूद होता है। thyroid gland 2 किस्म के hormones produce करता है। ये ब्लू कलर का सर्कल आपको शो कर रहा है थायराइड ग्लैंड की लोकेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड।
दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं थायराइड ग्लैंड से। नंबर 1 इज़ थायरॉक्सिन, नंबर 2 इज़ कैल्सीटोनिन। नंबर 1 थायरॉक्सिन. Thyroid gland produces thyroid hormone called thyroxine that regulates the body's metabolism. थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, और ये बॉडी की मेटाबॉलिज्म को, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का टूटना और उनका जोड़ना शामिल होता है, जिसे हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं, इसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल कर रहा होता है। थायराइड रिक्वायर्स आयोडीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बनने के लिए थायराइड को आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन एक हमारे पास एलिमेंट है। इफ़ अ पर्सन लैक्स आयोडीन इन द डाइट, द थायराइड ग्लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, रिजल्टेंटली द थायराइड ग्लैंड इनलार्जेस। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड ग्वाइटर। अगर किसी भी इंसान की खुराक में आयोडीन शामिल नहीं है तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं या बहुत सूज जाते हैं, और इस डिसऑर्डर को या बीमारी को हम ग्वाइटर कहते हैं। जिसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर इनकी नेक की स्वेलिंग हो गई है। इसी डिजीज़ को हम ग्वाइटर कहते हैं। ब्लू कलर का सर्कल आपको शो कर रहा है ग्वाइटर कंडीशन। थायरॉक्सिन इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब थायरॉक्सिन का काम क्या है कि ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड को इंक्रीज कर देता है या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बढ़ा देता है। ऑक्सीडेशन अब क्यों होती है फूड की? क्योंकि जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से ही बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब फूड ऑक्सीडाइज होता है या ब्रेक डाउन हो जाता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। थायरॉक्सिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, और थायरॉक्सिन बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थायरॉक्सिन मेंटेन्स द नॉर्मल हार्ट बीट। थायरॉक्सिन की वजह से ही आपके जिस्म में आपकी जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल चलती है। अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज टू डिसऑर्डर। अगर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उससे दो डिसऑर्डर्स होते हैं या बीमारियां होती हैं। सबसे पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकंड है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म Hypothyroidism is a disorder that is caused by the underproduction of thyroxine. अगर कभी भी थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन है वो कम है, नॉर्मल रेट से कम है, तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। In this problem, the less energy is produced due to the less energy production. The heartbeat slows down. इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जब एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही होती है तो हमारी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है। और ये किसकी वजह से होता है? ये थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ अ डिसऑर्डर दैट इज़ कॉज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायरॉक्सिन नॉर्मल रेट से कहीं ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। व्हेन थायरॉक्सिन इज़ ओवर प्रोड्यूस्ड, मोर हीट इज़ एब्जॉर्ब। जब थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हार्ट बीट इंक्रीजेज, शिवरिंग ऑफ हैंड्स एंड स्वेटिंग अकर्स, जिसकी वजह से एनर्जी की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ कर जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एंड शिवरिंग ऑफ हैंड्स, हाथ कांपने लग जाते हैं, एंड स्वेटिंग अकर्स, और हमें ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास कैल्सीटोनिन। इट इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड। थायराइड एक सेकेंड हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। कैल्सीटोनिन डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। कैल्सीटोनिन क्या करता है? इसका काम ये है कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आइंस होती हैं उनकी अमाउंट को कम करके उन्हें बोन पर डिपॉजिट करा देता है, एंड प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड के अंदर कैल्शियम आइंस की कंसंट्रेशन को कम करके कैल्शियम को बोन के अंदर ले जाता है ताकि बोन स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है
कि ब्लड स्ट्रीम है रेड कलर की, ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, और ये किसकी वजह से होता है? ये कैल्सिटोनिन की वजह से ही होता है। नंबर थर्ड ग्लैंड इज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड आर टू पेयर्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स एम्बेडेड इन द सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड दो पेयर होते हैं या जोड़े होते हैं छोटे छोटे ग्लैंड्स के, जो कि थायराइड ग्लैंड की सरफेस के ऊपर एम्बेडेड होते हैं या धंसे होते हैं, वन पेयर ऑन ईच साइड। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एरोज डिनोट कर रहे हैं हमारे पैराथायराइड ग्लैंड को। दे रिलीज पैराथायराइड हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम पैराथॉर्मोन कहते हैं। पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। अब ये कैल्सिटोनिन के बिल्कुल मुख्तलिफ काम करता है या उलट काम करता है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को या नंबर को इंक्रीज़ कर देता है। पैराथॉर्मोन के जो डिसऑर्डर्स हैं दैट आर बोन ब्रिटलनेस, इंक्रीज इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। जब पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, और वो कैल्शियम आयंस कहाँ से आते हैं? वो बोन से ब्लड के अंदर शामिल होने लग जाते हैं। When parathormone increases more than normal, calcium salts are absorbed from the bone and are added to the blood. वही बात कि पैराथॉर्मोन की जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो कैल्शियम सॉल्ट्स या कैल्शियम आयंस जो होती हैं वो बोन से ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र होने लग जाती हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसफ़र मेक्स द बोन्स ब्रिटल, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज टेटनी। The deficiency in the production of a parathormone decreases the calcium level in the blood. जब पैराथॉर्मोन नॉर्मल रेट से कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। The fall in the calcium level in the blood leads to the malfunctioning of muscles. This disorder is called tetany. जब कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है तो मसल्स अपना काम सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना ही रिलैक्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये टेटनी का डिसऑर्डर कॉज होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स। नंबर 4 ग्लैंड इज एड्रीनल ग्लैंड। वन ट्रायंगुलर शेप्ड एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारे पास किडनीज हैं और हर किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। ये फैटी सा हमें नज़र आता है। ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला। It is the adrenal cortex. It is the outer part of the adrenal gland. It produces many hormones called corticosteroid. एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा होता है या आउटर पार्ट होता है एड्रीनल ग्लैंड का, और इसके अंदर बहुत सी हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं जिनको कंबाइन करके हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये जो बाहर आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है लेयर, इट इज़ कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन द ब्लड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम ये है कि ये सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर नॉर्मलाइज रखते हैं या बैलेंस में रखते हैं, क्योंकि किडनी का फंक्शन ही यही है कि वाटर को और सॉल्ट को नॉर्मलाइज रखना, और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और वाटर मौजूद होते हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सपेल आउट करना। अगर ज़्यादा एक्सपेल आउट हो जाए तो बॉडी नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहती, इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बैलेंस रखते हैं सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को ब्लड में। नेक्स्ट पार्ट इज एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला इज़ द इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। अंदरूनी हिस्से को जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एरो से डार्क येलो कलर के अंदर, इसे हम एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एपिनेफ्राइन और एड्रीनलिन। एड्रीनल मेड्यूला एक ऐसी हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम एपिनेफ्राइन या एड्रीनलिन कहते हैं। एड्रीनलिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और इमरजेंसी। एड्रीनलिन तभी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी से जब हम स्ट्रेस या किसी इमरजेंसी की कंडीशन में होते हैं, जब हमें कोई परेशानी होती है या फियर होता है या डेंजर होता है।
It prepares our body to overcome emergency situation. Therefore, it is called emergency hormone. ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है या तैयार करता है कि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर डील कर सकें, और इसी वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है. टू डील विद इमरजेंसी, adrenal medulla is responsible. It prepares our body to overcome emergency situation. Therefore, it is also called an emergency hormone. Adrenaline is produced in response to stress or emergency. When a person feels fear, anger or anxiety, the rate of heartbeat increases. जब भी किसी इंसान को फियर महसूस होता है, डर महसूस होता है, एंगर महसूस होती है, गुस्सा आता है और एंग्जाइटी या कोई परेशानी महसूस होती है, किसी खतरे में होता है जब भी इंसान, तो हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब हमारी दिल की धड़कन जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है. इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ कर जाता है. ब्लड फ्लो टू द लिम्स इंक्रीजेस. लिम्स मीन्स हमारे बाजू और हमारी टांगें. तो हमारे बाजू और टांगों में ब्लड की जो फ्लो है या ब्लड का बहाव है वो ज़्यादा हो जाता है. ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल इंक्रीजेस. इसी तरह एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट होता है उसके अंदर भी ब्लड फ्लो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. इसी वजह से हमें पेट में दर्द महसूस होने लगता है जब भी कोई फियर की कंडीशन हो या एंग्जाइटी की कंडीशन हो. एंड द स्किन इज़ रिड्यूस्ड. और जो स्किन होती है हमारी वो सिकुड़ने लगती है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, इसी वजह से द पर्सन फेसेस एन एमरजेंसी सिचुएशन. पर्सन एमरजेंसी सिचुएशन फेस करता है और रिलीज होती है एड्रीनालिन हार्मोन. दैट इज़ वाई दिस हार्मोन इज़ कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन, ताकि हमारी बॉडी एमरजेंसी सिचुएशन से अच्छी तरह डील कर सके. नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाज. द पेनक्रियाज इज एन elongated organ located towards the back of the abdomen behind the stomach. पेनक्रियाज एक लंबा सा ऑर्गन है. इलोंगेटेड मीन्स एक लंबा सा ऑर्गन है जो कि हमारे पेट के रीजन में या एब्डोमेन में पिछली साइड पर प्रेजेंट होता है, और स्टमक के पीछे पेनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं. जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि स्टमक ने इसको आगे से कवर किया हुआ है और पेनक्रियाज स्टमक के पीछे होते हैं. इट हैज़ टू पोर्शंस, एक्सोक्राइन पोर्शन एंड एंडोक्राइन पोर्शन. एक्सोक्राइन पार्ट, इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम. जो एक्सोक्राइन हिस्सा होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करता है जो कि डाइजेशन में काम करती हैं या हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होते हैं. दिस एंजाइम इज सिक्रेटेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ डक्ट कॉल्ड द पेनक्रियाटिक डक्ट. ये एंजाइम सिक्रेट होता है और सिक्रेट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए एक डक्ट यूज़ होती है या एक ट्यूब यूज़ होती है जिसे पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. ये पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाज में मौजूद होती है जो इस एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ लेकर जाती है. नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पोर्शन. द एंडोक्राइन पोर्शंस एक्ट एज डक्टलेस ग्लैंड. जो एंडोक्राइन हिस्सा होता है उसकी कोई ट्यूब नहीं होती. डक्टलेस होते हैं मीन्स उनके ट्यूब नहीं होती. एंडोक्राइन पोर्शन कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब एंडोक्राइन पोर्शन के अंदर ग्रुप्स बने हुए होते हैं या फिर आप कह सकते हैं गुच्छे बने हुए होते हैं एंडोक्राइन सेल्स के. द ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. इन्हीं गुच्छों को या ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं. द आइलेट्स सिक्रेट टू एंजाइम. ये आइलेट्स दो एंजाइम्स रिलीज करते हैं. नंबर 1 इज इंसुलिन एंड सेकेंड 1 इज ग्लूकेजन. सबसे पहले हम ग्लूकेजन को एक्सप्लेन करेंगे. ग्लूकेजन इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड. ग्लूकेजन लिवर के ऊपर असरअंदाज होता है ताकि लिवर ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज कर दे. द ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेज. जब भी ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज से तो वो लिवर को जाके इफ़ेक्ट करता है ताकि लिवर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर शामिल कर दे जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो. सेकेंड इज़ इंसुलिन. इंसुलिन इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू टेक एक्सेसिव ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. इंसुलिन का काम ये होता है कि ये लिवर पर असरअंदाज हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ब्लड से लेकर अपने अंदर स्टोर कर ले.
द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉल्स, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होती है या अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। इंसुलिन तब रिलीज़ होता है जब हम फूड खाते हैं या फूड इनटेक करते हैं, क्योंकि फूड के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है और जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, इसलिए इंसुलिन रिलीज़ होता है ताकि ज़्यादा ग्लूकोज को लिवर के अंदर स्टोर कर लिया जाए। डायबिटीज़ मेलिटस। If a person's pancreas does not make a normal quantity of insulin, the blood glucose concentration increases from the normal quantity. Such a person with increased glucose concentration in the blood has diabetes mellitus. अगर पेनक्रियाज के अंदर नॉर्मल क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, इट मीन्स उस पर्सन को डिसऑर्डर हो गया जिसे हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। उस डिसऑर्डर में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है नॉर्मल क्वांटिटी से, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। आम इस्तिलाह में इसे हम शुगर भी कहते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, इसके असरात क्या होते हैं? कोई भी पर्सन जिसे डायबिटीज़ मेलिटस है, लॉस ऑफ बॉडी वेट हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर उसकी बॉडी का जो वेट है वो कम होने लग जाता है। वीकनिंग ऑफ मसल्स, उसके जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। टायर्डनेस, और वो थका हुआ महसूस करता है। डायबिटीज़ मेलिटस को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन कराई जाए। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशंस मीन कि इंसुलिन के हम इंजेक्शंस होते हैं उनको इंसर्ट कराते हैं। Insulin was obtained from animal in the past, but now human insulin is produced from the bacteria through genetic engineering. पास्ट में एनिमल से ही इंसुलिन हासिल की जाती थी, एनिमल की बॉडी से, लेकिन अब बैक्टीरिया की बॉडी से इंसुलिन हासिल की जा सकती है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बैक्टीरिया की बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन वाली जीन्स इंसर्ट की जाती हैं। बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्शन के बाद इंसुलिन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट या हासिल कर लिया जाता है और उसके इंजेक्शंस बना दिए जाते हैं ताकि ह्यूमंस उनको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके इंसुलिन की कमी को पूरा कर सकें। डायबिटीज़ मेलिटस, अब डायबिटीज़ मेलिटस को चेक करने का तरीका ये होता है कि हम एक टेस्ट लें जिसमें 8 से 10 घंटे खाना खाने के बाद 8 से 10 घंटे जब गुजर जाएं तो एक टेस्ट लिया जाता है ताकि हम ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को जांच सकें। 8 से 10 घंटे बाद, खाना खाने के 8 से 10 घंटे बाद जो हमारी नॉर्मल ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है वो 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होती है। अगर 100 मिलीलीटर हम ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज लेवल 70 to 99 मिलीग्राम होता है और इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर हमारे पास ग्लूकोज कंसंट्रेशन 100 से 125 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर आती है तो इस कंडीशन को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। इट मीन्स कि वो पर्सन आने वाले वक्त में डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है और उसे अब मोहतात हो जाना चाहिए। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 126 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा हो जाती है तो उस इंसान को हम डायबिटिक कह सकते हैं। इट मीन्स कि वो डायबिटीज़ मेलिटस का शिकार हो चुका है। ब्लड ग्लूकोज 2 आवर्स आफ्टर टेकिंग 75 ग्राम्स ग्लूकोज ड्रिंक, अगर कोई भी इंसान ग्लूकोज ड्रिंक लिया है उसने 75 ग्राम्स का और उसके 2 घंटे गुजर चुके हैं तो उस वक्त जब टेस्ट लिया जाएगा उसके ब्लड का तो उसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमें अगर लेस मिलती है देन 140 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर तो वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है। अगर 140 मिलीग्राम या उससे कम है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन तो वो नॉर्मल है। अगर 140 से 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर है तो वो प्री डायबिटिक है। इट मीन्स दैट उसकी बॉडी अब डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन को डेवलप कर रही है और उसे मोहतात रहना है। अगर 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर से ज़्यादा हो चुकी है ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रिंक लेने के बाद तो वो इंसान डायबिटिक है।
नंबर 6 आर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को हम गोनेड्स भी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टेस्टिस कहा जाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड ओवरीज। गोनेड्स का मेन फंक्शन ये है कि वो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड टेस्टिस। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि टेस्टिस प्रोड्यूस हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द फेस एंड कोर्सनेस ऑफ वॉइस। मेल्स के फेस पर हेयर्स का डेवलप हो जाना और उनकी वॉइस का, आवाज़ का भारी हो जाना, ये मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड ओवरीज, और ओवरीज एक्सक्रीट करती हैं या रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होते हैं फीमेल्स के, उनमें काम करती हैं और उसके बाद फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, वहाँ फंक्शनल होती हैं। फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फीडबैक मीन्स गिविंग अ रिस्पॉन्स टू एन एक्शन। फीडबैक का मतलब होता है किसी भी एक्शन के ऊपर रिस्पॉन्स देना या रद्द अमल देना। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप किसी भी एक्शन के ऊपर कमेंट्स करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं तो आप नेगेटिव भी कमेंट्स दे सकते हैं और पॉजिटिव भी दे सकते हैं, जो कि उस एक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं उसको कंट्रोल करने में। फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय गिविंग एन आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि रेगुलेट करना किसी भी प्रोसेस को या उसको कंट्रोल करना उसकी आउटपुट के मुताबिक। अगर उसकी आउटपुट नॉर्मल से कम है तो उसको नॉर्मल पर लेकर आना, अगर उसकी आउटपुट नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको कम करके नॉर्मल लेवल पर लेकर आना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू हैव फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो भी फीडबैक मैकेनिज्म को ही अडॉप्ट करते हैं, मतलब उसी के मुताबिक काम करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। 2 टाइप्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, एक है नेगेटिव फीडबैक, एक है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। In a negative feedback mechanism, the output of a process decreases or inhibits the process. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस की आउटपुट उसको कंट्रोल कर रही होती है। कंट्रोल करने से मुराद उसको डिक्रीज या फिर स्टॉप करा देती है। A negative feedback mechanism works to return a condition towards its normal value. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसी भी प्रोसेस को उसकी नॉर्मल वैल्यू की तरफ ले जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं यहाँ पर ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो पैनक्रियाज सिक्रीट करने लग जाएंगे इंसुलिन। जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होते होते नॉर्मल वैल्यू की तरफ चली जाएगी। पैनक्रियाज स्टॉप सिक्रीटिंग इंसुलिन। अब पैनक्रियाज की इंसुलिन सिक्रीशन कैसे कंट्रोल हुई? जब ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ी तो पैनक्रियाज ने इंसुलिन स्टार्ट कर दी रिलीज़ करना, जिसकी वजह से ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई। यही डिक्रीज़ होना ब्लड के ग्लूकोज का कंट्रोल करता है कि पैनक्रियाज अब इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप कर दें। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप्स बिलो द नॉर्मल लेवल। अगर ब्लड की कंसंट्रेशन जो है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो गई है, मतलब डिक्रीज हो गई है, तो पैनक्रियाज स्टार्ट सिक्रीटिंग ग्लूकेजन। पैनक्रियाज ग्लूकेजन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो होती है वो रेज होकर नॉर्मल वैल्यू पर आ जाती है। पैनक्रियाज स्टॉप सिक्रीटिंग ग्लूकेजन। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू पर आ गई तो पैनक्रियाज ग्लूकेजन सिक्रीट करना बंद कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
In a positive feedback mechanism, the change in a process increases the rate of the process. एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर कोई भी प्रोसेस के अंदर जो चेंज होता है वो उसके रेट को इंक्रीज़ कर देता है, उसकी आउटपुट जो होती है वो कंट्रोल करती है कि प्रोसेस मज़ीद बढ़ जाए, उसका रेट जो है वो मज़ीद बढ़ जाए. जैसे सकिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ द मदर. जब कोई भी इन्फेंट या चाइल्ड जो होता है वो सकिंग करता है मिल्क के लिए तो उसकी मदर के अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. अगर वो ज़्यादा सक करेगा तो मदर के अंदर हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मोर मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड. अब मोर मिल्क प्रोड्यूस होता है तो मोर सकिंग लीड्स टू मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. जितना ज़्यादा सकिंग होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क भी होगी. मतलब कि एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर कोई भी प्रोसेस उसकी आउटपुट से ही कंट्रोल होता है और वो इंक्रीज़ करता जाता है. मोर सकिंग लीड्स टू मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. Now we will take the overview of all the glands. पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारे हाइपोथैलेमस के बिलो प्रेजेंट होता है. ये एक पी साइज शेप होता है. इसके दो पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट. इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये अपने अपने हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं. उसके बाद है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रोड्यूस होते हैं और ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और कैल्सिटोनिन हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है जो ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है. पैराथायराइड ग्लैंड पेयर्स में मौजूद होते हैं और थायराइड ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं और इनके अंदर पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस होती है जो कि ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम है तो उनको बोन से डिपॉजिट कराती है ब्लड के अंदर. मतलब बोन से कैल्शियम आयन डिज़ोल्व होकर ब्लड के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं और ये कैल्सिटोनिन के बिल्कुल उलट काम करती है. नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड्स. एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनके दो पार्ट्स होते हैं. पहले होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रीनल मेड्यूला. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं और एड्रीनल मेड्यूला इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए एड्रीनलिन प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज के दो हिस्से होते हैं, एक डाइजेस्टिव इसका हिस्सा होता है और एक सिक्रेटिव इसका हिस्सा होता है. डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होती हैं ताकि फूड मॉलिक्यूल जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डिज़ोल्व हो सकें या डाइजेस्ट हो सकें. उसके बाद इनके सेल्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं और पेनक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं वो इंसुलिन या ग्लूकेजन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं. रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जिसमें टेस्टिस एंड ओवरीज होते हैं और ये अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करते हैं. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर उसकी जो आउटपुट होती है वो प्रोसेस को इनहिबिट या डिक्रीज़ कर देती है. जैसे कि हमने एग्जांपल कोट की, ब्लड ग्लूकोज के अंदर जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इंसुलिन रिलीज़ होती है. इंसुलिन रिलीज़ होने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पे आ जाता है जिसकी वजह से पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर हमने एग्जांपल ली थी सकलिंग की. जितना ज़्यादा एक इन्फेंट सक करता है, चाइल्ड सक करता है मिल्क के लिए तो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है. सो दिस वॉज ऑल about the endocrine glands. Thank you for watching the video. It was a long and lengthy video. The topic was hard and complicated, but you have taken the interest and I think you would have understood the lesson completely. Thank you for watching the video and taking interest in it.
This is YouTube channel Talim Manzil. It is for education. It is for teaching and learning. I request you to subscribe it and like it and share it and touch or click the bell icon so that every video can reach to you well in time. Thank you once again. आपको शुक्रिया, आपने एक मुश्किल और लंबा टॉपिक उसकी इस वीडियो को देखा, इसमें दिलचस्पी ली। ये एक मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड मौजू था जिसे समझाने की कोशिश की गई है मिसालों से और तस्वीर से और एनिमेशन से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और आपका एक बार फिर शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये चैनल सिर्फ तालीम और ताल्लुम के लिए है, सीखने और सिखाने के लिए है। अल्लाह हमें सीखने की तौफीक दे और सिखाने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।